नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं विक्टर ई फ्रैंकल की एक बहुत ही अहम किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग पर। हाँ, फ्रैंकल जो ऑस्ट्रिया के न्यूरोलॉजिस्ट और मनोचिकित्सक थे, और शायद सबसे जरूरी बात वो हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर थे। बिल्कुल। ये किताब असल में 2 हिस्सों में है। पहला हिस्सा तो उनके अपने अनुभव हैं नाजी कंसंट्रेशन कैंप के, बहुत ही झकझोर देने वाले। और दूसरा हिस्सा है उनकी थियरी, लोगो थियरी, जो इन्हीं अनुभवों की नींव पर बनी है। हाँ, तो आज हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, कोशिश ये है कि समझें कि कैसे इतने मुश्किल, इतने अमानवीय हालात में भी इंसान जीने का कोई मकसद ढूंढ सकता है। क्या ये मुमकिन भी है? क्या दुख सिर्फ इसलिए सहा जा सकता है कि उसका कोई मतलब हो? यही सवाल है। फ्रैंकल ने नीचे को कोट किया था, याद है? जिसके पास जीने का क्यों हो, वो लगभग हर कैसे को झेल सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए इसी क्यों और कैसे को थोड़ा और समझते हैं। तो किताब का पहला हिस्सा वो हमें सीधा कैंप की दुनिया में ले जाता है। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ घटनाओं का जिक्र नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। हाँ, कैसे कैदियों की पहचान मिटा दी गई थी, उनके बाल मूंड दिए गए, नाम छीनकर सिर्फ नंबर दे दिए गए, उनका परिवार, पेशा, सब कुछ खत्म। बिल्कुल। और ये सिर्फ बाहर से नहीं था, ये अंदर तक तोड़ने की एक कोशिश थी। फ्रैंकल ने कैंप जीवन के 3 मनोवैज्ञानिक स्टेज बताए थे। 3 स्टेज? हाँ। वो क्या थे? पहला तो था शॉक, मतलब कैंप में घुसते ही गहरा सदमा। फिर धीरे धीरे एक तरह की उदासीनता आ जाती थी, इमोशनल डेथ कह सकते हैं। ताकि रोज की भयानक तकलीफें झेली जा सकें। हाँ, शायद एक तरह का बचाव का तरीका। और तीसरा स्टेज था आज़ादी के बाद का। वो भी आसान नहीं था। वापस नॉर्मल जिंदगी में लौटना, उसमें भी एक अजीब सी उलझन, एक भ्रम होता था। ऐसे हालात में इंसान के पास बचता क्या है? क्या कोई भी आज़ादी मुमकिन है? यही तो फ्रैंकल की सबसे गहरी बात है। उन्होंने महसूस किया और देखा भी कि बाहरी हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, सिर्फ एक चीज इंसान से कभी छीनी नहीं जा सकती। और वो क्या थी? वो थी किसी भी हालात में अपना नजरिया, अपनी प्रतिक्रिया चुनने की अंदरूनी आजादी। उन्होंने लिखा भी है, इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय एक चीज के। बिल्कुल। किसी भी परिस्थिति में अपना रवैया चुनने की अंतिम मानवीय स्वतंत्रता। हाँ, मैंने पढ़ा है। ये सोचना ही कितना शक्तिशाली है। बिल्कुल। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं थी। उन्होंने देखा कि जिन कैदियों के मन में जीने की कोई वजह थी, कोई मकसद था। जैसे किस तरह का मकसद? जैसे किसी अपने से दोबारा मिलने की उम्मीद या कोई अधूरा काम पूरा करने की लगन। उनके बचने के चांस ज्यादा थे। अच्छा। हाँ, प्रेम की शक्ति, जैसे अपनी पत्नी की याद या अपने अंदर की दुनिया, अपनी सोच को बचाए रखना। इन चीजों ने उन्हें हिम्मत दी अकल्पनीय मुश्किलों में भी टिके रहने की। ये सोचना भी मुश्किल है कि ऐसी जगह पर ऐसी ताकत मिल सकती है। तो क्या लोगोथेरेपी इन्हीं अनुभवों का नतीजा थी? हाँ, काफी हद तक यहीं से उसकी नींव पड़ी। लोगोस ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है अर्थ या मीनिंग। तो लोगोथेरेपी मतलब अर्थ की थेरेपी? बिल्कुल। एक ऐसा मनोवैज्ञानिक नजरिया जो मानता है कि इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स, सबसे बड़ी प्रेरणा, वो है अर्थ की तलाश, विल टू मीनिंग। फ्रॉइड और एडलर से अलग? हाँ, जहां फ्रॉइड ने कहा कि इंसान की मूल प्रेरणा सुख है और एडलर ने कहा कि शक्ति है, वहीं फ्रैंकल का मानना था कि सबसे गहरी जरूरत है जीवन में एक मकसद ढूंढना। और अगर ये मकसद ना मिले, आपने पहले जिक्र किया था अस्तित्वगत शून्य का, जी, एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम, ये क्या चीज है? अस्तित्वगत शून्य, यह उस अंदरूनी खालीपन को कहते हैं। वो बेचैनी, वो दिशाहीनता जो तब महसूस होती है जब जिंदगी में कोई मकसद, कोई मतलब नजर नहीं आता। और फ्रैंकल मानते थे कि ये आज के जमाने में ज्यादा है। हाँ, उनका मानना था कि आधुनिक समाज में जहाँ पुरानी परंपराएं, पुराने सहारे टूट रहे हैं, वहाँ ये खालीपन ज्यादा महसूस होता है। लोगों को खुद ही अपने जीवन का अर्थ ढूंढना पड़ता है। तो लोगोथेरेपी कैसे मदद करती है इसमें? लोगोथेरेपी कहती है कि जीवन का अर्थ सबके लिए अलग होता है, हर इंसान के लिए, हर पल के लिए यूनिक होता है, और इसे खोजना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। मतलब कोई बना बनाया फॉर्मूला नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और सबसे अहम बात यह है कि जीवन हर हाल में सार्थक हो सकता है, दुख में भी, तकलीफ में भी, यहाँ तक कि मौत के सामने भी। लेकिन सवाल वही है, ये अर्थ मिलेगा कैसे, खासकर जब हालात इतने मुश्किल हों? फ्रैंकल ने इसके 3 मुख्य रास्ते बताए। पहला, किसी काम के जरिए, कुछ बनाकर, कुछ हासिल करके। ठीक है। दूसरा, प्रेम के जरिए,
किसी इंसान को गहराई से महसूस करके या किसी चीज, किसी विचार से गहरा जुड़ाव महसूस करके। और तीसरा? वो शायद सबसे अलग है। हाँ, तीसरा है दुख के जरिए। अगर दुख ऐसा है जिसे टाला नहीं जा सकता, अनअवॉइडेबल है, तो उसके प्रति हम जो रवैया अपनाते हैं उससे भी हम जीवन को अर्थ दे सकते हैं। मतलब दुख को स्वीकार करके और उसे एक मायने देकर। फ्रैंकल ने कैंप में ये सब देखा था। छोटा सा काम भी मायने रखता था, किसी की याद भी ताकत देती थी, और दुख को हिम्मत से सहना भी एक तरह का अर्थ बन जाता था। इसमें जिम्मेदारी का भाव बहुत अहम है। हाँ, उनका वो कथन याद आता है, जब हम किसी स्थिति को बदल नहीं सकते तो हमें खुद को बदलने की चुनौती मिलती है। बिल्कुल। और ये भी, दुख उस पल दुख नहीं रहता जब उसे कोई अर्थ मिल जाता है, जैसे किसी बलिदान का अर्थ। तो कुल मिलाकर देखें तो ये किताब सिर्फ हॉलोकॉस्ट का एक दर्दनाक बयान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मुश्किलों के बीच मकसद ढूंढने की एक तरह की गाइड है, जो शायद आज भी हमारी जिंदगी में भी उतनी ही जरूरी है। हाँ, अपना रवैया चुनने की आजादी, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। और शायद अंत में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। क्या जीवन में अर्थ की ये तलाश सिर्फ कंसंट्रेशन कैंप जैसी भयानक एक्सट्रीम परिस्थितियों में ही जरूरी है, या फिर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी बड़ी चुनौतियों में, हमारी सफलताओं और असफलताओं में ये उतनी ही मायने रखती है? ये सोचने वाली बात है। शायद इसका जवाब हर किसी को अपने अंदर ही मिलेगा।